दोस्तों नमस्कार। मैं आज भी जिस विषय को लेकर आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ, वो विषय भी मैं समझता हूँ कि कोरोना के बावजूद ऐसे विषयों पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में सिर्फ हम कोरोना के सहारे ज़िंदगी तो नहीं काट सकते। कब तक इसको झेलेंगे? ये चलता रहेगा साथ साथ और लंबे अरसे तक जिस चीज़ ने चलना है, जिस वायरस कल्चर ने हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बने रहना है कुछ समय तक, तो मित्रों हमें बार बार उसी चीज़ पर ही अपनी ध्यान केंद्रित रखें, उसी के बारे में सावधानियों का जिक्र करते रहें, उसके बारे में ही कोई भय और आतंक का माहौल क्रिएट करते रहें। ये भी कोई बात बहुत ज़्यादा ठीक नहीं बैठती। लेकिन इससे संदर्भ जो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मानवीय संदर्भ भी हैं जो सामने आ जाते हैं अनायास ही, तो उन पर चर्चा करना वैसे भी दिलचस्पी का मरकज़ भी है। कई चीज़ें तथ्य जो है बहुत सारे भूल जाते हैं। मसलन आज जिस बात का जिक्र आपके सामने मैं कर रहा हूँ, वो बात है मित्रों हरिद्वार के पंडों की। एक बार पहले भी किसी एपिसोड में मैंने पंडों की ज़िंदगी और उनकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में आपसे चर्चा की थी। और अब मित्रों ये है कि अब इस वक्त कोरोना से प्रभावित वर्गों में ये हरिद्वार के पंडे भी हैं। और ये पंडे सिर्फ ये नहीं है कि ये सीमित परिवार हैं, 10-5 लोग हैं, ऐसा नहीं है मित्रों। लगभग जो पंजीकृत पंडे हैं, जिनका पंजीकरण हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनकी संख्या 3200 के लगभग है। और उनके जो परिवार जो सिर्फ इसी काम पर, अनुष्ठान पर ही डिपेंड करते हैं, उनके परिवारों की संख्या, परिजनों की संख्या लगभग 16,000 के आसपास बताई जाती है। ये है भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब तो यह है कि इनका काम भी पिछले कुछ वर्षों से बहुत बढ़ गया था, जब से इन्होंने डिजिटलाइजेशन शुरू किया सारी की सारी कुंडलियों का, सारे के सारे तीर्थ यात्रा पर आने वाले लोगों के ब्यौरों का। तो इनका काम नेचुरली स्वाभाविक रूप से बढ़ भी गया, तकनीकी काम हो गया। डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आप जब भी कभी आपके पुरखे कभी उधर गए हों तो उनका रिकॉर्ड कंप्यूटर की एक टिक पर आपके सामने आ जाता है। यहाँ तक सीमित नहीं रहते। जो आपके बुज़ुर्गों ने, आपके दादा परदादा ने कभी सिग्नेचर भी किए उनकी बही में, तो सिग्नेचर का स्कैन किया हुआ आपके सामने वो भी आ जाता कि आपके परदादा किस भाषा में कैसे वो साइन करते थे। बहरहाल अब पंडों तक बात सीमित रखें मित्रों। आर्थिकता, उनकी आर्थिकता पर भी फ़र्क पड़ा है। और उनकी आर्थिकता तो एक पक्ष है, उससे जुड़े हुए पंडों के अलावा जो उनकी प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं जो अस्थि प्रवाह का और पिंडदान का सामान बेचते हैं, वो अलग हैं। और उनकी संख्या भी 7,000 के आसपास है। कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि ये 10,000 ये लोग, और अगर 5 की भी एवरेज लगाएं एक के परिवार में, तो 50,000 लोग इसी कोरोना की वजह से अपनी रोटी रोज़ी से लंबे अरसे तक महरूम रहे। और अब थोड़ी सी पाबंदी हटी भी है, तो पाबंदी हटने के बाद भी ये है कि जितने भी अस्थि प्रवाह के लिए लोग आते हैं, पहले कनखल में अस्थियां प्रवाह करते हैं, फिर पिंडदान करते हैं, वहाँ जाकर हर की पौड़ी पर, टोटल इस सारी अवधि उनको जो 4 घंटे में पूरी करनी पड़ती है। 4 घंटे से ज़्यादा वहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं है। उनको घर लौटना होता है। 4 घंटे के बाद उन पर फिर वही लागू हो जाएंगे नियम जो कि दूसरे राज्यों से जाने वाले किसी अन्य राज्य के व्यक्ति पर लागू होते हैं। तो फिर वो क्वारंटाइन में भी रहना पड़ सकता है, फिर वो जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए सारी जो प्रक्रिया है, चाहे वो पिंडदान की है, चाहे अस्थि प्रवाह की है, उसके लिए 4 घंटे का समय सरकार की ओर से तय किया गया है। अब मित्रों, हर की पौड़ी की जो गंगा आरती है वो सबसे बड़ी एक विलक्षण मानी जाती है। उसका जिक्र बहुत सारे यूनेस्को की जो धरोहरें हैं उनमें भी उसका जिक्र होता रहा है। लेकिन अब गंगा आरती बिल्कुल ठप है, बिल्कुल बंद है, वो नहीं होती, उस पर पाबंदी है। और सिर्फ ये है कि आरती के नाम पर जो इंडिविजुअल जो 2-4 लोग श्रद्धालु हैं या जो पंडे वहाँ मौजूद होते हैं, वो अपने मंदिर में ही या अपनी स्थान पर ही दिया जला देते हैं। लेकिन वो गंगा आरती जो विशाल काय दीपों के साथ पूरी की पूरी गंगा मैया की उतारी जाती थी, वो चीज़ें बंद हैं। और ये पाबंदी कब तक चलेगी अभी कुछ पता नहीं है, कुछ तय नहीं है। लेकिन ये प्रभावित जो लोग हैं, इनके लिए राज्य सरकार
जो कि इनसे राजस्व की वसूली भी जिन राज्य सरकार को होती रही है। हरिद्वार के जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं उत्तराखंड की सरकार में, और वो भी इस बात के लिए प्रयासशील रहे हैं कि मेरा जो जनाधार है ये सारा का सारा इन लोगों पर आश्रित है। अगर इन लोगों के लिए मैं कोई मदद नहीं मुहैया कर पाया तो ये लोग कल को मेरे से भी निराश हो सकते हैं। बावजूद सभी प्रयासों के कोई रास्ता ऐसा निकल नहीं पाया कि आसानी से लोग आ सकें और अपनी श्रद्धा अनुसार अपने दिवंगतों की अस्थियों का प्रवाह कर सकें, और पिंडदान के क्रिया के बाद वो एक आध रात रुकना चाहें तो गंगा आरती वहाँ देखकर वापस लौट सके अगले दिन। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इनमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पंडे प्रभावित हुए या जो सामान बेचने वाले प्रभावित हुए, वो जो लोग आते थे औसतन आम दिनों में डेली आने वाले लोगों की संख्या 35 से 40 हज़ार तक होती थी। और ख़ासकर इस मौसम में, ये जो मौसम विशेष रूप से छुट्टियों का मौसम भी है, गर्मी का मौसम भी है, इस मौसम में वहाँ हर की पौड़ी पर जाने वाले, गंगा आरती को देखने वाले और ये सारी प्रक्रियाओं के पास नज़दीक से गुज़रने वाले लोगों की संख्या 3 से 4 लाख प्रतिदिन पड़ जाती थी। और 3 से 4 लाख धार्मिक पर्यटन जहाँ भी आएंगे वहाँ सामान भी खरीदेंगे, वहाँ से कुछ वो मालाएँ भी ले जाएंगे, खड़ाऊँ ले जाएंगे, कुछ रामनामी ले जाएंगे, कुछ वहाँ खाने पीने का भी सब आयोजन होगा। जो होटल उद्योग है हरिद्वार का वो सिर्फ इन्हीं लोगों पर ही आश्रित है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ठप हैं। और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अब ये लोग कहीं किसी से अनुदान मांग भी नहीं सकते, सरकारों से किससे मांगें, और सरकारें भी इनको किस मद में इनको अनुदान दें ये भी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही, हो भी नहीं सकती। ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा पेचीदा सवाल है। और ऐसे में जो कुछ भी होना होता है वो संस्थाएं ही कर सकती हैं, एनजीओज़ कर सकती हैं। लेकिन एनजीओज़ भी आजकल बड़ी बेबस हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ में ये पंडे या इनके परिवार या इनके जो सामान, जो अस्थि प्रवाह का या पिंडदान का सामान बेचने वाले या छोटे मोटे लोग, ये उनकी प्राथमिकताओं में, प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं हैं। तो ये मित्रों एक दिलचस्प और दुखद पहलू ये भी रहा है कोरोना का। इसी बहाने से हम लोग कई बार एक जो प्रक्रिया है उसको समझ भी पाते हैं। और इतना ही ज़िक्र आज, और कुछ और ज़िक्र ऐसे ही वर्गों के अगले किसी एपिसोड में लेकर आपके सामने मैं पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।